वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू है। पूरी बॉडी में 30% टोटल वेट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। और हमने इसमें मेन बात ये पढ़ी थी कि कनेक्टिव टिश्यू में अबंडेंस ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस का बना हुआ है, विच इज मेनली मेड अप ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। दे कैन बी कोलैजिन रिजिड फाइबर्स, दे कैन बी इलास्टिन फ्लेक्सिबल फाइबर्स, और देयर कैन बी रेटिकुलिन फाइबर्स। और इस मैट्रिक्स में दूर दूर डिस्टेंटली प्लेस्ड बहुत सारे टाइप के सेल्स हो सकते हैं, और उन वेरियस सेल्स का टाइप हमने लास्ट क्लास में रीड किया। आइए आज देखते हैं कि किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया जाता है, एंड देन वी विल रीड ऑल द टाइप्स वन बाय वन। सो let us see the types of connective tissue. Students, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन के बेसिस पर देयर कैन बी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ connective tissue. All right, so let us first write down the basis. The basis is the composition of matrix. Composition of matrix. Now, the number 1 is called loose connective tissue. आइए पहले हम तीनों के नाम लिख लेते हैं और फिर हम समझेंगे क्या क्या डिफरेंस है. So, there can be a loose connective tissue. देन अगर एक लूज है तो दूसरा क्या होगा, डेंस. सो देयर कैन बी अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सो द थर्ड इज द स्पेशलाइज्ड और स्पेशल, एक ही बात है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें मैट्रिक्स जो है वो बहुत सारा है और ग्राउंड सब्सटेंस बहुत सारा है, बट उसमें जो फाइबर्स हैं और जो सेल्स हैं वो बहुत कम हैं, तो इसीलिए वो कैसा लगेगा, लूज लगेगा. जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं और बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो घना लगता है, वो डेंस लगता है. सो व्हाट हैपेंस इन लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स, दैट जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो जाएगा, सेमी फ्लूइड. सो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विथ लेस नंबर ऑफ प्रोटीन फाइबर्स. ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है, प्रोटीन फाइबर्स जो है वो कैसे हैं, कम है, तो इसीलिए ये कैसा लगेगा, लूज लगेगा. ऑलराइट, लेस नंबर ऑफ प्रोटीन फाइबर्स एंड सेल्स विल ऑल्सो बी लेस. नाउ डेंस में क्या होगा कि मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे. सो फाइबर्स, दैट इज द प्रोटीन फाइबर्स एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स आर densely packed in the ground substance. Are densely packed यानी बहुत सारा है, lot of, are densely packed in matrix. Densely packed यानी कि यहां पे मैट्रिक्स ज्यादा है, ग्राउंड सब्सटेंस, और फाइबर्स बहुत कम है, तो वो लूज सा लगता है. यहां पे मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस तो है पर उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं. और जो स्पेशलाइज्ड है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इसका मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, इसीलिए ये स्पेशल बन गया. जैसे बोन में क्या होगा कि मैट्रिक्स में बहुत सारा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण से इसका मैट्रिक्स जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो बोन बनेगी. तो मैट्रिक्स has some special modifications to form different kinds of specialized connective tissue which we will read later on. Now
लेट अस फर्दर क्लासिफाई देम. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट्स, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Number one is called areolar connective tissue and the second is called adipose connective tissue, जिसमें बहुत सारे एडिपोसाइट्स मिलेंगे और एडिपोसाइट्स आप जानते हैं फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं. सो इट कैन बी एरियोलर और इट कैन बी एडिपोज. ये दोनों ही कैसे लूज हैं. लूज का मतलब इसमें फाइबर्स प्रोटीन के बहुत कम होंगे. नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, it can again be of two types. A, अगर जो प्रोटीन के फाइबर्स हैं और सेल्स हैं वो प्रॉपरली एक पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो उसे हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स द फाइबर्स विल बी रेगुलरली अरेंज्ड. हम देखेंगे इसका डायग्राम बना के. और अगर ये फाइबर्स और सेल्स मैट्रिक्स में पैरेलल प्रॉपरली अरेंज नहीं है एक प्रॉपर मैनर में, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं खूब सारे, पर दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, देन इट इज कॉल्ड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस इररेगुलर. ऑलराइट. देन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, सो देयर कैन बी 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशंस दैट कैन हैपन. सो व्हाट आर दीज? लेट अस सी. नंबर 1 इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो बोन्स एंड कार्टिलेज बनाएगा. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द फर्स्ट टाइप. एंड इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे बोन्स एंड कार्टिलेजेस. सेकेंड मॉडिफिकेशन ये होता है जिससे कि ब्लड एंड लिम्फ बनता है, यानी कि वस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. वस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. इन दिस वी विल रीड इन डिटेल अबाउट ब्लड एंड लिम्फ. नेक्स्ट, ये तो दो मेन टाइप के स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं. इसके अलावा अगर इनमें रेटिकुलिन फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स मिल रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, तो ये बन जाएगा रेटिकुलर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. अगर ये टिश्यू में अभी भी कनेक्टिव टिश्यू में अभी भी मीजेनकाइमल सेल्स हैं, आपको याद है जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के हैं, जैसे कि हमारा विट्रस ह्यूमर में, तो हम उसे कह देते हैं मीजेनकाइमल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. एंड इफ द कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में पिगमेंट सेल्स मिलने लगे जिससे कि वो हमारे बॉडी को पिगमेंट प्रोवाइड करें, कलरेशन प्रोवाइड करें, देन दैट विल बी कॉल्ड एज पिगमेंटेड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स के अंदर पिगमेंट्स मिलने लगे हैं, मिलानिन मेनली. So these are the main 5 types of special connective tissue. So connective tissue can be loose, less number of protein fibers, further divided into areolar and adipose connective tissue. It can be dense, that means the number of protein fibers and fiber producing cells are more, much more. If they are regularly arranged, regular connective tissue, and if they are irregularly arranged, dense irregular connective tissue. अगर मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेशल हो गया तो बनेगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. It can form skeleton, that is bones and cartilage. It can be vascular, which will help in the transportation of substances and defense, that is blood and lymph. It can be reticular if it is containing the reticular cells and reticular fibers. It can be mesenchymal, जिसमें embryonic cells हैं, and it can be pigmented if it is giving the color to that particular organ. So now let us try to understand all the types of connective tissue one by one. First, we will begin with the first type of loose connective tissue, that is the areolar connective tissue. So, let us try to understand now areolar connective tissue. सबसे पहला पॉइंट तो हम इसमें लिख लेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा है.
सो इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इसमें मैट्रिक्स ज्यादा और फाइबर्स कम होंगे. अगर हम सारे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, उनमें से सबसे ज्यादा यही वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी में फैला हुआ रहता है. सो इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू. सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. हमने एपिडर्मिस पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू. जैसे ये एपिथेलियल लाइनिंग थी, सेल्स क्लोजली पैक्ड लाइक दिस. दिस वाज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. और एपिथेलियम किसके ऊपर लाई कर रही थी? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, जिसे हमने इस तरह से बना दिया था. यही एक्चुअली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वाला टाइप का होता है. सो दिस इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. क्या होगा इसमें? प्रोटीन के फाइबर्स होंगे. अब अगर हम बनाएंगे तो इसमें हम अलग अलग तरह के सेल्स भी बना देंगे इस तरह से. ऑलराइट. सो ये क्या कर रहा है? ये स्किन को कनेक्ट कर रहा है. इसके नीचे क्या मिलेगा? मसल मिलेगी. So it is connecting the skin, the epidermis of the skin with the underlying muscle. Very important. So it connects skin, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, with underlying muscle. Underlying muscle. All right. Which tissue connects skin with underlying muscle? Areolar connective tissue, and it is a loose connective tissue. Now, और कहाँ मिलता है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स के बीच की जो जगह है वहां पर ये भरा रहता है. इट इज फिल्ड. ये क्या करता है? उन ऑर्गन्स को एक तो जगह पे रखता है, नहीं तो अगर ये टिश्यू नहीं होगा तो वो होल्ड नहीं हो पाएंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, बाइंड नहीं होंगे, लिंक नहीं होंगे. सो इट कीप्स देम इन पोजिशन. प्लस अगर कोई इंजरी होती है तो क्योंकि ये लूज है तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी इंजरी होगी तो ये कुशन की तरह काम करेंगे. जैसे तकिया होता है, एक पिलो होता है. पिलो अगर आप आपके ऊपर रख लें तो अगर कोई किसी ने कुछ स्ट्राइक किया तो पिलो पे वो अफेक्ट आएगा, आप उससे बच जाएंगे. सो दे कुशन देम. ऑलराइट. सो इट फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स. और स्पेस को फिल करके ये क्या करेगा? इट कीप्स देम इन प्लेस, ताकि ये हिले नहीं. कीप्स देम इन प्लेस, cushions them, cushions and protects them. डायरेक्ट जो इंजरी है वो ऑर्गन को नहीं होगी, वो कनेक्टिव टिश्यू को होगी. और कनेक्टिव टिश्यू बड़ा लूज सा है, इसमें इलास्टिन फाइबर्स भी हैं, कोलेजन फाइबर्स भी हैं, तो वो उस स्ट्रेस को विथस्टैंड कर लेगा. क्या क्या मिलेगा इसमें स्टूडेंट? इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स मिलेगा. प्रोटीन फाइबर्स कम मिलेंगे, उन कम में से भी सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे? कोलेजन मिलेंगे. So contains collagen, ये ज्यादा रहते हैं, मोर. एंड इलास्टिन फाइबर्स. जो इलास्टिक फाइबर्स हैं इलास्टिन प्रोटीन के, वो लेस होंगे. सिंपल सा मतलब है, क्योंकि हम यहां पर क्या चाहते हैं? ऑर्गन्स के चारों तरफ एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो. सो वी वांट रिजिडिटी, वी डोंट वांट दैट मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो इट हैज मोर ऑफ कोलेजन फाइबर्स. अगर इसके अंदर सेल्स की बात करें तो इसमें सभी तरह के सेल्स मिलेंगे. फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स आपको याद आ रहा है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स. एडिपोसाइट्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फैट स्टोरिंग का काम नहीं कर रहे हैं. रेटिकुलर सेल्स, मीजेनकाइमल सेल्स और पिगमेंटेड सेल, ये तो 3 स्पेशल टाइप के थे. तो ये 3 प्लस एडिपोसाइट्स, ये चारों नहीं मिलेंगे. बचे हुए 5 जो हमने पढ़े वो सब मिलेंगे. सो कंटेन्स, बहुत इजी है याद रखना, 3 स्पेशल वाले छोड़ दीजिए आखिरी के और एडिपोसाइट्स को हटा दीजिए. सो कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, जो इसका मैट्रिक्स बनाएगा. देन मैक्रोफेजेस, जो इन्हें फैगोसिटिक प्रॉपर्टी देंगे ताकि ये प्रोटेक्शन कर सके. फिर मास्ट सेल्स, जो हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन रिलीज करेंगे. फिर लिम्फोसाइट्स, डिफेंस के लिए. एंड प्लाज्मा सेल्स, ये सब मिलेंगे इसमें.
लेकिन सबसे ज्यादा ये तीनों मिलेंगे, दे आर मोर इन क्वांटिटी और मोर इन नंबर, ये ज्यादा मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये पांचों ऑप्शन में है तो ये तीन में से जो ऑप्शन होगा वो हमें लगाना है। दे आर मोर इन नंबर बट येस lymphocytes and plasma cells will also be found. So loose ground substance with less number of protein fibers, जिसमें से ज्यादातर कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे पर कम होंगे, वेरियस काइंड ऑफ सेल्स बट more abundant is fibroblast, macrophages and mast cells. Main function is connect skin with the underlying muscle. This is the first main function. The second function is it fills the spaces between the organs ताकि उनको प्रोटेक्ट करे, उन्हें कुशन दे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो नर्व होती है, मसल होती है, ब्लड वेसल होती है, उसके चारों तरफ भी इस टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलती है ताकि ये उस स्ट्रक्चर को, मसल हो, नर्व है या जो ब्लड वेसल है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। फंक्शन सेम है, ऑर्गन्स के भी बीच में पूरा फैला हुआ है और इन स्ट्रक्चर्स के भी चारों तरफ है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज फाउंड अराउंड मसल, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फंक्शन वही है, cushion and protection. All right. So this is about the first kind of loose connective tissue, which is the most widespread type, that is the areolar tissue. और ये हमने इसके कुछ functions read करे। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज और, अगर सपोज आपके स्कूल में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखिए, अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है। बट अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, इन्हें भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा और कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स के बारे में भी आपको मेन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नाउ लेट अस सी द सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बट उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। So now students, let's learn the second type of loose connective tissue, and that is the adipose connective tissue. Now the first point is that it is also a type of loose connective tissue. A type of loose connective tissue. और loose connective tissue का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोटीन के फाइबर्स बहुत कम होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन क्या हुआ है कि इसमें भी मास्ट सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, बट जो मेजॉरिटी वाले फाइब्रोब्लास्ट थे उन्होंने मॉडिफाई होकर एडिपोसाइट्स बना लिए। एडिपोसाइट्स यानी कि अब वो फैट स्टोर करेंगे मेजॉरिटी ने, बाकी सेल्स बहुत कम रह गए हैं, ना के बराबर। सो लेट अस राइट दैट मेजॉरिटी ऑफ fibroblast modify to form adipocytes। और ये जो एडिपोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल स्टोर फैट। सो व्हाट डू, दे स्टोर फैट। क्या ज़रूरत है इसकी, हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे एक पूरी फैट की लेयर होती है ताकि जो हीट है हमारी बॉडी की, एक्सेस हीट, वो जो जितनी ज़रूरी है उतनी ही बाहर जाए। बट ये फैट की लेयर जो होती है ये हीट को बाहर रिमूव होने से रोकती है ताकि हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रह सके। सो वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज फाउंड, दिस टिश्यू इज फाउंड beneath skin as hypodermis। हम पढ़ेंगे एक साथ hypodermis। और ये क्या काम कर रही है, acts as insulator। So what it is doing, it is helps in conservation of heat। हीट को बाहर जाने से रोक रही है, कंजर्वेशन ऑफ हीट,
जिसके कारण से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जितने भी होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उनमें ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जरूर मिलता है। सो दिस हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड इट इज फाउंड बीनीथ स्किन। दीज आर द टू क्वेश्चंस बिकॉज फैट इज एन इंसुलेटर। नाउ स्टूडेंट, ये जो फैट है, ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये दो टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल क्या है? छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स मिलकर एक फैट ग्लोब्यूल बनाती हैं। तो आइए देखें किस तरह से ये फैट ग्लोब्यूल अरेंज होगा और उससे क्या डिफरेंस आएगा, क्यों ये दो टाइप का बन जाएगा। सो टू टाइप्स ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट अस सी बोथ ऑफ देम, 1 and 2। बेसिस क्या है? बेसिस है कि जो फैट ग्लोब्यूल है, जो बहुत सारी फैट ड्रॉपलेट से मिलकर बना है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी जब हम ये आगे बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो द बेसिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल। आइए इसको समझते हैं कैसे। सपोज ये एक एडिपोसाइट है, ऑलराइट, वैसे तो ओवल शेप का होता है, हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। इसमें एक जितने भी फैट ड्रॉपलेट्स थे उन्होंने मिलकर एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल बना लिया, एक सिंगल, और वो पूरा इस सेल के अंदर ऐसे ऑक्यूपाई हो गया। दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल। कैसा है फैट ग्लोब्यूल? सिंगल, लार्ज, सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल। नाउ क्योंकि इसमें हर एडिपोसाइट में एक ही फैट ग्लोब्यूल है, इसीलिए इसे कहते हैं मोनोलॉक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल। यानी पूरा का पूरा फैट ग्लोब्यूल जो है उसने एक ही सिंगल लॉक्यूल के फॉर्म में वो प्रेजेंट है। इस तरह के फैट को कहते हैं स्टूडेंट्स वाइट फैट। सो दिस इज वाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फैट। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स क्योंकि इतना बड़ा सा सेंट्रल एरिया तो किसने ऑक्यूपाई कर लिया? फैट ग्लोब्यूल ने। तो यानी कि न्यूक्लियस जो है वो यहां पे खिसक गया होगा, और कैसा हो गया? थोड़ा सा चपटा भी हो गया क्योंकि वो एक साइड पे प्रेस हो गया है। सो दिस इज अ कॉम्प्रेस्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहां पे है? न्यूक्लियस पेरीफेरी में पहुंच गया, इट इज नॉट सेंट्रल। और प्लस साइटोप्लाज्म जो है ये भी पेरीफेरी में आ गया, क्योंकि सेंट्रल पार्ट तो फैट ग्लोब्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके अंदर फैट भरा हुआ है जो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एट पेरीफेरी। और साइटोप्लाज्म कम होगा कि ज्यादा होगा? साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा, क्योंकि जगह ही नहीं है साइटोप्लाज्म के लिए, सारी जगह तो इस फैट ग्लोब्यूल ने घेर ली है। सो लेस साइटोप्लाज्म, और जो है वो भी पेरीफेरी में है। सो लेस साइटोप्लाज्म एट पेरीफेरी, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। दिस इज मोनोलॉक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म ही कम है, और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही इस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जब फैट का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसुलेटर तो है, प्लस जब भी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बराबर नहीं मिल रहा है तो बॉडी फिर फैट को बर्न करती है और उससे अपनी एनर्जी जो है उसे ऑब्टेन करती है। ये प्रोसेस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही कम है, जगह ही कम है, सारा का सारा फैट ग्लोब्यूल ने घेरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म कम है। साइटोप्लाज्म कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी इसके बर्निंग से वो भी कम होगी। सो इट हैज लेस नंबर ऑफ
mitochondria. So it will produce less energy. Now what is the second type? जो second type है students, इसको हम A लिख देते हैं, small a. जो second type है उसे कहते हैं brown fat. ये था white fat, this is the brown fat. Brown fat में क्या होता है students? जैसे suppose ये एक cell है, all right? इसमें जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं वो मिलकर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाते, एक बड़ा सा नहीं बनाते. तो सपोज ये एक फैट ग्लोब्यूल बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया. और बीच में न्यूक्लियस है, और बीच में है तो न्यूक्लियस कैसा होगा? राउंड होगा. सो दिस इज सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म के लिए भी बहुत सारी जगह है. इसे कहते हैं मल्टीलॉक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल. ये था मोनोलॉक्यूलर, ये है मल्टीलॉक्यूलर. सो दिस इज मल्टीलॉक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल. और हमारा बेसिस भी हमने क्या डिसाइड किया था? यही डिसाइड किया था कि फैट ग्लोब्यूल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर एक सिंगल लार्ज है सेंट्रल में तो मोनोलॉक्यूलर व्हाइट फैट, और अगर बहुत सारे छोटे छोटे हैं तो मल्टीलॉक्यूलर विच विल फॉर्म द ब्राउन फैट. अब क्या डिफरेंस है और देखिए, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो खूब सारा साइटोप्लाज्म है, सो मोर साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म ज्यादा है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे. So more cytoplasm and more number of mitochondria. और क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो इसीलिए ये एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. कितनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है? व्हाइट फैट के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलती है ब्राउन फैट अगर बर्न हो तो. सो प्रोड्यूस 20 टाइम्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पूछा जाता है. Produce 20 times more energy than white fat. इसे ब्राउन क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? ब्राउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेल के अंदर एक पिगमेंट मिलता है साइटोक्रोम, जिसके अंदर आयरन होता है, और साइटोक्रोम की प्रेजेंस के कारण इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है. सो ब्राउन कलर, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, ड्यू टू आयरन कंटेनिंग पिगमेंट विच इज कॉल्ड साइटोक्रोम. ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए कि इसको ब्राउन फैट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें साइटोक्रोम मिलता है. मल्टीपल ग्लोब्यूल्स हैं तो साइटोप्लाज्म बहुत सारा होगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो ये 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फैट्स. नाउ वेयर विल दे बी फाउंड? आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं कि ये कहां मिलेगा. अकॉर्डिंग टू नीड नेचर ने इसे अलग अलग जगह पर प्लेस किया है. प्लीज नोट इट डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, very interestingly, let's see where this white fat will be found and where this brown fat will be found. Let us once again draw it like this. Now this is the white fat and let us write here the brown fat. Brown fat वहां मिलेगा जहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए. कहां चाहिए ज्यादा एनर्जी? नंबर 1, जितने भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं, हाइबरनेटिंग मतलब जो एक्सट्रीम विंटर्स में अपने अपने केव्स के अंदर चले जाते हैं क्योंकि बहुत ठंड है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो दे गो इनटू हाइबरनेशन. जैसे पोलर बेयर्स, रैट्स, रोडेंट्स. अब क्योंकि वो केव में बंद हो गए हैं, हाइबरनेशन में चले गए हैं, तो वो फूड तो हंट कर नहीं पाएंगे, तो उन्हें फूड नहीं मिलेगा. फूड नहीं मिलेगा तो फिर उनको एनर्जी कैसे मिलेगी? वो क्या करते हैं, उस हाइबरनेशन के टाइम में नेचर ने उनकी बॉडी में ब्राउन फैट दे रखा है. इस ब्राउन फैट को बर्न करते हैं और 20 टाइम्स मोर एनर्जी को वो गेन करते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स.
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? जो जस्ट बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न 6 मंथ्स तक के बच्चे, वो क्योंकि बॉडी में एकदम से बाहर आते हैं, तो अगर सपोज उनका बर्थ विंटर्स में हुआ है तो एकदम से उनको बाहर का जो है कोल्ड टेम्परेचर होगा, तो उनकी बॉडी जो होती है वो एकदम शिवर करेगी और उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है। उनकी बॉडी में भी ब्राउन फैट होता है जो बाद में बड़े होकर वाइट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ब्राउन फैट होता है, इस कारण से वो बच्चे जो होते हैं वो कपकपाते नहीं है, शिवर नहीं करते, और वो बाहर का जो लो टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, उसे झेल पाते हैं, विथस्टैंड कर पाते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज न्यू बॉर्न इन्फेंट्स अप टू 6 मंथ्स। 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ब्राउन फैट मिलता है जो आगे जाके व्हाइट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द 2 टिपिकल एग्जाम्पल्स। याद रखना बहुत सिंपल है, जहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ये इन 2 जगह पे रिक्वायर्ड है। नाउ लेट अस सी व्हाइट फैट। स्टूडेंट्स, जो हमने बात की थी कि हमारे स्किन के नीचे मिलता है ये हाइपोडर्मिस लेयर के फॉर्म में, वो सारा का सारा व्हाइट फैट ही है। इस व्हाइट फैट की लेयर को अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हमारे में इसे कहते हैं पैनिक्यूलस एडिपोसस। अब ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पैनिक्यूलस एडिपोसस इज व्हाइट फैट, ब्राउन फैट, रेड फैट, ग्रीन फैट। आंसर इज इट्स अ व्हाइट फैट। दूसरा क्वेश्चन आएगा, वेयर इट इज फाउंड? इट इज फाउंड इन मैमल्स, ह्यूमंस में और कैटल्स में ये मिलता है। फैट की लेयर है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पैनिक्यूलस एडिपोसस। उसी हाइपोडर्मिस को नाम दे दिया है इन ह्यूमंस, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड कैटल्स। पैनिक्यूलस एडिपोसस। वेल में, वेल के अंदर इसे ये ना कहकर इसे कहते हैं ब्लबर लेयर। सो ब्लबर इन वेल्स, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाइट फैट, ब्लबर। कैमल्स में इसको ऊंट का कुबड़ जो होता है, हम्प, वो भी व्हाइट फैट का बना होता है। इसीलिए ऊंट, कैमल जो है, जब वो रेगिस्तान में, इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, जब वो डेजर्ट में कई कई दिन तक घूमता है जहां पे उसे फूड नहीं मिलता, तो वो अपने इसी व्हाइट फैट को बर्न करके और एनर्जी ऑब्टेन करता है। सो हम्प ऑफ कैमल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द व्हाइट फैट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टेल ऑफ मेरिनो शीप। एक मेरिनो शीप है, उसकी जो टेल होती है वो भी इसी फैट की बनी है। सो द टेल ऑफ मेरिनो शीप। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। मरीनो शीप। हमारी बॉडी में एक जगह पर और ये फैट मिलता है एंड दैट इज द येलो बोन मैरो, जो बोन के अंदर होती है, हम पढ़ेंगे। और यहां पर भी फैट स्टोर्ड रहता है, वो व्हाइट फैट ही होता है, येलो बोन मैरो। All the examples are very important. All right. So you should know that these structures are actually the deposits of white fat in these animals. So this is about the second type of loose connective tissue, which is the adipose connective tissue, which is the main fat storing connective tissue. Now students, आप इसको note down करें, it's very important. फिर we'll move on to the dense type of connective tissue. Please note it down. So now students, let's move on to the second type of connective tissue and that is the dense connective tissue. आइए, let's read. जो dense connective tissue था students, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. So dense connective tissue. और dense connective tissue का मतलब क्या था कि इसमें there were lot of protein fibers and there were lot of fiber producing cells. So हम एक बार लिख लेते हैं, protein fibers and fiber producing cells in dense amount, मतलब बहुत सारे हैं, in dense amount, in matrix और in the ground substance, large amount में है ये।
ठीक है, इसे हमने दो टाइप का बताया था, 1 एंड 2. पहला जो था स्टूडेंट्स, दैट वाज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. किस तरह से होगा इसमें? इसमें स्टूडेंट्स जो सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट मेनली, दे आर found in rows, they are regularly arranged between the parallel bundle of fibers. So cells are found or are present in rows between parallel bundles of fibers. Parallel bundles of fibers. They are found in rows between parallel bundles, यानी बड़ा प्रॉपरली रेगुलरली अरेंज्ड है. किस तरह से होगा? सपोज अगर हम ये बनाएं, ऑल राइट, लेट अस सपोज दैट दिस इज द पूरा जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो यहाँ पर फिल्ड है. तो जो इसमें फाइबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह से पैरेलली हैं, लाइक दिस. दीज आर द फाइबर्स. और इनके बीच बीच में सेल्स हैं. हम इन्हें राउंड बना रहे हैं, बट एक्चुअली ये अगर फाइब्रोब्लास्ट है तो दे विल बी ओवल. लाइक दिस. सो दे हैव अ प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट, समथिंग लाइक दिस. और इसके पीछे पूरा भरा होगा ग्राउंड मैट्रिक्स. सो द सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स. जबकि जो दूसरा टाइप है, दैट इज द डेंस इररेगुलर. डेंस इररेगुलर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसी कोई रेगुलरिटी शो नहीं होगी. इसको अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा? पहले हम लिख लेते हैं दैट सेल्स आर इररेगुलरली फाउंड बिटवीन फाइबर्स. फाइबर्स भी इरेग्युलर हैं और जो सेल्स हैं वो भी इरेग्युलर हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पोर्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ऑल राइट, सो लेट अस ड्रॉ सम फाइबर्स. सपोज दिस इज वन फाइबर, अनदर फाइबर, लाइक दिस. दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, दे आर इरेग्युलरली अरेंज्ड. कहीं पे भी हैं इस तरह से. और इसके बीच बीच में जो है वो सेल्स हैं, लाइक दिस. They are not regularly arranged. It is like this, something like this. All right. Now, जो dense regular connective tissue है students, इसमें mainly जो मिलता है वो मिलता है कोलेजन फाइबर. इलास्टिन भी मिल सकता है, बट दो तरह के स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म कर सकता है. एक, अगर इसमें कोलेजन ज़्यादा मिल रहा है यानी वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं टेंडन. और अगर उसमें इलास्टिन फाइबर ज़्यादा हैं यानी कि वो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा जिसे हम कहते हैं लिगामेंट. सो द एग्जाम्पल्स आर, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स. लेट अस सी, हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं. दे कैन फॉर्म 2 स्ट्रक्चर्स. दे कैन आइदर फॉर्म टेंडन और दे कैन फॉर्म लिगामेंट्स. They can form ligaments. Now this is very interesting and this is very important. Very important. पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि टेंडन एंड लिगामेंट्स आर, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. नंबर 1. नंबर 2, टेंडन क्या स्ट्रक्चर होता है? टेंडन जो है इसमें कोलेजन फाइबर ज्यादा मिलता है और ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है. सो कनेक्ट्स मसल टू बोन. इसे स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि मसल बोन से कनेक्ट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि वो इजीली
इलास्टिक ना हो, ताकि जब प्रॉपर मूवमेंट हो, जैसे सपोज आपने ऐसे ये वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये मसल इस बोन से जुड़ी हुई है तभी ये हाथ ऊपर आता है। वो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी है उस स्ट्रक्चर को, उस रस्सी जैसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को ही टेंडन कहते हैं। हमें इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, हार्डनेस चाहिए, रिजिडिटी चाहिए। सो इट कंटेन्स more of collagen fibers, more of collagen fibers। जबकि जो लिगामेंट है वो दो बोन्स को कनेक्ट करता है। सो व्हाट डज इट डू? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन एट जॉइंट्स। दो बोन्स कहां जुड़ेंगी स्टूडेंट्स? हमेशा जॉइंट्स पे ही जुड़ेंगी। सो दे कनेक्ट बोन टू बोन। और जब दो बोन्स जुड़ रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फीमर है, लेग बोन, थाई बोन, और ये नीचे है टीबिया, दिस इज सपोज फीमर, थाई बोन। ये हमारी काफ है, घुटने के नीचे वाली बोन है, दिस इज लेट्स से टीबिया, एंड ये वाली हो गई फिब्यूला। हम पढ़ेंगे इसे बाद में। और बीच में है हमारी नी बोन विच इज द पटेला। लेट अस सपोज दिस इज द पटेला, नी बोन। तो ये जो बोन्स है स्टूडेंट्स, ये आपस में जुड़ी रहती हैं इस तरह से स्ट्रक्चर से। दीज आर द लिगामेंट्स लाइक दिस। 4 लिगामेंट्स होते हैं अगर हम नी जॉइंट की बात करें। इससे क्या होगा? ये बोन्स का प्रॉपर मूवमेंट होगा और जॉइंट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। आपने कॉमनली सुना होगा कि लिगामेंट में टियर हो गया या लिगामेंट में इंजरी हो गई। स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत कॉमनली मिलता है ये लिगामेंट टियर हो गया, तो अब ये जो जॉइंट है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। आ रहा है आपको समझ में? सो इट कनेक्ट्स बोन टू बोन एट जॉइंट्स। लेकिन दो हड्डियां हैं, ये दोनों ही सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हमने इसके बीच में कोई हार्ड स्ट्रक्चर लगा दिया तो फिर ये तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो मूवमेंट के लिए हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? जो इलास्टिक हो, जो फ्लेक्सिबल हो। सो इट कंटेन्स मोर ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। So more number of elastin fibers और elastic fibers एक ही बात है। ये क्या कर रहा है? It stabilizes the joint, stabilizes joint। क्योंकि बोन ऑलरेडी हार्ड है, अगर उनको हार्ड स्ट्रक्चर से जोड़ेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर से जोड़ेंगे तो वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगी। तो हम क्या चाहते हैं? वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, इलास्टिसिटी चाहते हैं। सो दे स्टेबिलाइज द बोन। नाउ अगर लिगामेंट बहुत ज्यादा खिंच जाए, कभी टेंडन अगर बहुत ज्यादा खिंच जाए, ट्विस्ट हो जाए, दैट मीन्स ओवर स्ट्रेचिंग। जैसे टेनिस खेलते खेलते ये मसल और बोन के बीच में जो टेंडन है वो स्ट्रेच हो गया, खिंच गया। सो ओवर स्ट्रेचिंग एंड पेनफुल ट्विस्टिंग अगर टेंडन की हो तो उसे कहते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रेन। क्या बोलते हैं अपन? कि स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लिगामेंट खिंच जाए, ओवर स्ट्रेच हो जाए, ओवर स्ट्रेचिंग और पेनफुल ट्विस्टिंग ऑफ लिगामेंट, देन वी कॉल कि स्प्रेन आ गया है, इज नोन एज स्प्रेन। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टूडेंट्स, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, एक तो हमें ये रटा होना चाहिए कि मसल को बोन से कौन जोड़ रहा है और बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है। इसको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। मसल टू बोन, मसल टू से टेंडन, टी से टेंडन, सो मसल टू बोन इज टेंडन। और लिगामेंट क्या करता है? बी से बोन, बीच में एल, लिगामेंट। सो बोन और लोअर वाली बोन, इन दोनों को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। सो बोन इज जॉइंड बाय बोन with bone by ligament and muscle is joined with bone by tendon। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हार्डनेस चाहिए, रिजिडिटी, तो कोलैजन फाइबर्स मिलेंगे ज्यादा। इसमें इलास्टिसिटी चाहिए तो इसमें ज्यादा मिलेंगे इलास्टिक फाइबर्स। थर्ड पॉइंट, इसकी पेनफुल ट्विस्टिंग को स्ट्रेन कहते हैं और लिगामेंट की पेनफुल ट्विस्टिंग को स्प्रेन कहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विथ रेफरेंस टू योर वेरियस एग्जाम्स। इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। बट इन दोनों में ही कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
और ये मिलता है हमारी स्किन की डर्मिस में, डर्मिस ऑफ स्किन। टिपिकल एग्जाम्पल है जो आपको लर्न होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्किन के नीचे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हमने लिखे। हमने जब पढ़ा सबसे पहले लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वहां भी मैंने लिखा था इट कनेक्ट स्किन टू मसल। फिर जब हमने एडिपोज टिश्यू पढ़ा तब भी हमने लिखा कि इट इज फाउंड बीनीथ स्किन। और अभी हमने डर्मिस का एग्जाम्पल, जो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी लिखा डर्मिस ऑफ स्किन। तो एक्चुअली ये क्या चक्कर है, कैसे स्किन के नीचे ये अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं? आइए यहां पर हम एक डायग्राम की हेल्प से इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। स्किन का एक मैं आपको बना के दिखाती हूं स्ट्रक्चर। ये सेपरेट है, ये दिस इज कंप्लीट यहां पे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले स्किन में 3 लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स। जो स्किन की सबसे बाहर की लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ये एपिथीलियम की बनी हुई है। दिस इज एपिथीलियम, जो हमने पढ़ा था नॉन कैरेटिनाइज्ड, आपको अगर याद हो, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। दिस इज मेड अप ऑफ एपिथीलियम, दिस इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। इस एपिथीलियम के ठीक नीचे मिलेगी सेकेंड लेयर एपिडर्मिस के नीचे, दैट इज द डर्मिस। डर्मिस लेयर जो है वो किसकी बननी चाहिए? इसकी। लेकिन सबसे पहले क्या होता है? एपिथीलियम है। एपिथीलियम के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, जहां से एपिथीलियम को ब्लड सप्लाई मिल रही है, दिस इज द एरियोलर लूज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे फिर ये वाला कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को मिलाकर एक्चुअली डर्मिस कहते हैं। तो डर्मिस की भी 2 लेयर हो गई, डर्मिस की अपर लेयर, डर्मिस की लोअर लेयर। डर्मिस की अपर लेयर जो एपिथेलियम के पास है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, जबकि डर्मिस की नीचे वाली लेयर जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। और लास्ट में इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस है स्टूडेंट्स, यहां पर मिलता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या फैट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से सबसे पहले एपिथेलियम, ताकि प्रोटेक्शन मिले, इट विल रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे होगा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों मिलकर बनाएंगे डर्मिस। और सबसे नीचे जो हाइपोडर्मिस है वो है फैट स्टोरिंग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और फिर इसके नीचे जो है मसल्स आएंगी, विच वी विल रीड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया, एंड दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बी एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और सेकेंड टाइप दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बी डेंस रेगुलर, it can form tendon and ligaments, and the dense irregular which is found in the lower layer of dermis of skin. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, एंड दैट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे. टिल देन, अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.